हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सीबीएसई ने अपने सैम्पल पेपर जो है वो रिलीज़ कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक सैम्पल पेपर नहीं देखे हैं तो भाई सैम्पल पेपर से जो है सारे डाउनलोड कर लीजिए। आज हम जो है उसी में इकोनॉमिक्स के सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि ये हिंदी में आपको कहाँ से मिलेगा, क्योंकि सीबीएसई के सारे सैम्पल पेपर जो है वो इंग्लिश में रिलीज़ होते हैं, हिंदी में नहीं होते हैं। तो ये अर्थशास्त्र का आपको हिंदी में कहाँ से मिलेगा, इसको मैंने जो है पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, हिंदी में आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे वहाँ पे भी मिल जाएगा, मेरे चैनल पे जाके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस सैम्पल पेपर की तैयारी कर सकते हैं। ये आपको बहुत ही ज़्यादा जो है हेल्प करने वाला है आपके सितंबर एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर का पैटर्न किस तरीके का रहने वाला है, किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इससे आपको जो है बहुत सारी चीज़ों के रिगार्डिंग पता चलने वाला है, आपको अपनी तैयारी का पता चलने वाला है कि मुझे इसमें से कितना आता है। तो बिना बकवास किए अब हम बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दा ये है कि भैया आपका जो टाइम होने वाला है 3 घंटे का टाइम होने वाला है और इसमें टोटल 34 क्वेश्चन है। 34 क्वेश्चन इसमें जो है सीबीएसई ने आपसे पूछे हैं, जिसमें से आपके जो है 17 जो है आपके समष्टि के क्वेश्चन है और 17 जो हैं आपके वीएसटी के क्वेश्चन है। टोटल आपके जो हैं 34 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और जिसमें से 20 क्वेश्चन जो हैं वो एमसीक्यू हैं। एमसीक्यू 20 क्वेश्चन जो हैं वो एमसीक्यू है। रही बात बाकी के 14 क्वेश्चन की, तो कुछ चार नंबर वाले हैं और कुछ 6 नंबर वाले हैं। तो आज हम जो है सबसे पहले हम जो है इसमें समष्टि अर्थशास्त्र के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद हम जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का अगर टाइम मिलता है तो हम उसमें देखते हैं, अगर वीडियो लंबी नहीं होती तो उसी में कवर कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के रिगार्डिंग कि समष्टि अर्थशास्त्र में किस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की जब हम बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। आपको इस बारी एक भी क्वेश्चन, चाहे वो 1 नंबर का है, चाहे वो 3 नंबर का है, चाहे वो 4 नंबर का है, एक भी क्वेश्चन आपसे सीधा नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, स्टेटमेंट 1 में कहता है आय और उपभोग के बीच सीधा संबंध और उपभोग करने के लिए निरंतर सीमांत प्रवृत्ति की धारा के कारण उपभोग वक्र जो है ना वो ऊपर की ओर झुका हुआ एक सीधी रेखा होती है। इसका मतलब क्या है? ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, समग्र मांग वाले चैप्टर से आपसे पूछा गया है, ये कह रहा है उपभोग वक्र जो है ना वो भाई एक सीधी रेखा होती है इस तरीके की। क्या ये बात सही है? हाँ जी, ये बात सही है। ऐसा क्यों होता है? एक तो आय और उपभोग के बीच में सीधा संबंध होता है, मतलब कि अगर आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ता है और आय अगर घटती है तो उपभोग भी घटता है। क्या ये बात सही है? हाँ जी, ये बात तो ठीक है कि आय और उपभोग के बीच में सीधा रिश्ता होता है, ये बात ठीक है। और यहाँ पे एक और लाइन लिखी हुई है कि उपभोग करने के लिए निरंतर सीमांत प्रवृत्ति की धारणा के कारण। इसका मतलब क्या है? आपको ये पता होना चाहिए एमपीसी का जो ढलान होता है वो क्या होता है। एमपीसी का जो ढलान होता है, उपभोग का जो ढलान होता है वो एमपीसी होता है। एमपीसी जो है वो उपभोग फलन का ढलान होता है। तो वो कह रहा है कि एमपीसी जो है ना, यहाँ पे उपभोग में एमपीसी जो है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट का मतलब चेंज नहीं होता। अगर इस पॉइंट पे अगर एमपीसी 0.3 है मान लीजिए, तो भाई इस उपभोग वक्र पे हर जगह एमपीसी 0.3 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। क्या ये बात ठीक है? हाँ जी, ये बात भी ठीक है। अगर ये वैल्यू फ्लक्चुएट हो जाती तो फिर तो एमपीसी अगर ऐसे बनता, उपभोग वक्र ऐसे बनता अगर एमपीसी सब में अलग अलग होता तो, क्योंकि एमपीसी कांस्टेंट रहता है। इसी वजह से एक तो एमपीसी कांस्टेंट रहता है और आय और उपभोग के बीच में सीधा रिश्ता होता है, इसलिए उपभोग वक्र ऐसे बनता है। तो भाई स्टेटमेंट 1 जो है ये आपको बिल्कुल सही दी गई है, बिल्कुल सही बात यहाँ पे बताई गई है। स्टेटमेंट 1 जो है वो सत्य है। स्टेटमेंट 2 की अगर हम बात करते हैं तो कहता है जो सकल मांग वक्र और जो है उपभोग वक्र जो होते हैं वो एक दूसरे के जो है समांतर होते हैं। ठीक है, इसका मतलब समग्र मांग वक्र जो होता है, उपभोग वक्र कैसे बनता है? उपभोग वक्र बनता है आपका इस तरीके से, ये उपभोग वक्र होता है। ठीक है, और ये आपका जो है आई वक्र हो गया मान लीजिए,
और अगर मैं एडी का कर्व बनाऊं एग्रीगेट डिमांड का, तो आप इसको जो है यहाँ पे एडी लिख लीजिए। अगर यहाँ समग्र लिख लेना, ठीक है, यहाँ समग्र लिख लेना सकल की जगह। तो क्या ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के समांतर हैं? हाँ जी भाई, ये तो एक दूसरे के समांतर हैं, इसी चीज को तो पैरेलल कहते हैं। तो क्या स्टेटमेंट 2 ठीक है? हाँ जी, स्टेटमेंट 2 भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा कि कथन 1 और कथन 2 दोनों जो है वो सत्य हैं। बहुत ही ज्यादा इसका आंसर जो है वो क्या होगा? इसका आंसर जो है ये हो जाएगा आपका सी। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों को किस तरीके से अटेंड करते हैं, और अभी आगे हम देखेंगे वहां पे असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। अभी कथन और कारण वाले उन क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट के क्वेश्चनों में बस ये चेक करना होता है कि ये जो स्टेटमेंट दी गई है, ये जो कथन दिया गया है, क्या ये सही है या गलत है, बस इतना देखना होता है। लेकिन अभी कथन और कारण वाले में इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी ध्यान से देखेंगे। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करंट अफेयर से रिलेटेड है, बिल्कुल करंट का ताजा ताजा क्वेश्चन है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अभी रूस और यूक्रेन के बीच में जो है संकट हुआ था, ठीक है, युद्ध चल रहा था, इतनी लड़ाई चल रही थी। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से पूर्ति पक्ष के मुद्दों के कारण क्या हुआ, दुनिया को कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ रहा है या सामना कर रही है। मतलब क्रूड ऑयल की बात कर रहा है ये यहाँ पे, जिसकी वजह से मतलब पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस वगैरह ये सब चीजें जो होती है, क्रूड ऑयल की बात कर रहा है कि इनमें जो टकराव हुए उसकी वजह से यहाँ ये जो है क्रूड ऑयल की बहुत ही ज़्यादा इनकी, ये कह सकते हैं इनके पास भंडार है क्रूड ऑयल का, सप्लाई जो है यहाँ से क्रूड ऑयल की बहुत ही ज़्यादा सप्लाई आती है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पूर्ति पक्ष के मुद्दों के कारण, मतलब यहाँ से जो है क्रूड ऑयल की सप्लाई थी, जिसकी वजह से अब यहाँ पे इनका आपस में जो है युद्ध चल रहा था, तो भैया क्रूड ऑयल की सप्लाई पे उस चीज़ का इफेक्ट पड़ा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को उसका सामना करना पड़ा। तो जिसकी वजह से कीमत जो है क्रूड ऑयल की वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लग गई, क्योंकि इस तरफ से क्रूड ऑयल आना थोड़ा बंद हो गया। अब जो है कहता है निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन की स्थिति पे सबसे संभावित परिभाव की व्याख्या कीजिए कि भारत के बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आपको जरा ध्यान से समझना है। हम क्या करते हैं क्रूड ऑयल को, हम जो है क्रूड ऑयल को सबसे पहली बात तो दूसरे देशों से लेते हैं। तो आपको सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है भाई, हम जब दूसरे देश से जो भी लेंगे तो पैसे आएंगे या जाएंगे? अब कॉमन सेंस की चीज़ है, पैसे जाएंगे ना भाई। जब दूसरे देशों से आप कुछ भी खरीदोगे तो पैसे जाएंगे। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कह रहा है भारत में कार का उत्पादन बढ़ेगा, दूसरे में लिखा हुआ है साइकिल का उत्पादन बढ़ेगा। अबे भाई कार और साइकिल का तो क्रूड ऑयल से लेना, कार का तो फिर भी है, साइकिल का तो हटा ही दीजिए, ये तो हटा ही दीजिए, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। साइकिल का और क्रूड ऑयल का आपस में कोई लेना देना नहीं है, इनफ्लो होगा नहीं क्योंकि पैसा जाएगा। अब बात आती है ए और डी में, मतलब ए और डी में कौन सा सही होगा। उसने बोला भाई संभावित प्रभाव बताइए, संभावित। तो संभावित प्रभाव के अंदर ए नहीं होने का, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब हमें पहले के कंपैरिजन में, भाई मान लीजिए जिस क्रूड ऑयल के लिए पहले, मुझे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 70 रुपये देने पड़ते थे, अब क्योंकि उसकी कीमतें बढ़ रही हैं, अब मान लीजिए मुझे उसके लिए 90 रुपये देने पड़ रहे हैं, या मान लीजिए पहले $1 देना पड़ता था, अब मान लीजिए $5 देने पड़ रहे हैं। एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, मतलब पहले के कंपैरिजन में आपके पास से फॉरेन करेंसी जो है वो ज़्यादा जा रही है, विदेशी मुद्रा अमेरिकी डॉलर आपके पास से ज़्यादा जा रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि अमेरिका डॉलर का जो आउटफ्लो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि भारत को अब पहले के कंपैरिजन में कच्चे तेल की कीमतें क्योंकि बढ़ रही हैं, तो पहले के कंपैरिजन में भारत को जितने अमेरिकी डॉलर का भुगतान पहले कर रहा था, अब उसी के लिए पहले के कंपैरिजन में अब ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई जो है ड्यू टू लैक ऑफ सप्लाई। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के रिगार्डिंग
कि वो कौन सी संस्था है जो कि क्या करती है, उधार देने के उद्देश्य से जमा स्वीकार करती है। उधार देने के लिए मतलब लोन देने का काम करती है। भारत सरकार हो नहीं सकती, आरबीआई हो नहीं सकता, ठीक है। और क्या कहते हैं, यहाँ पे रही बात जीवन बीमा और एलआईसी की, तो इन दोनों में से कौन सा है ये देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई, अब सिंपल सी बात है, कमर्शियल बैंक की वो संस्था है जो कि क्या करती है, जो कि उधार देने के उद्देश्य से जनता से जमा स्वीकार करती है। तो तीसरे का जो आंसर है वो है आपका ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि भाई भारत द्वारा वित्तीय सेवाओं का निर्यात दर्ज किया जाएगा चालू खाते के क्रेडिट पक्ष पे। क्या ये बात सही है, क्या ये बात गलत है? भाई सिंपल सी बात है, पहले आपको चालू खाते के घटक पता होने चाहिए, वस्तुओं का आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात और एक पक्षीय हस्तांतरण। तो क्या सेवाएं चालू खाते में आती है? हाँ जी आती हैं। और अगर मैंने सेवाओं का निर्यात किया है तो क्रेडिट पक्ष में मतलब क्या आपके पास पैसे आएंगे? सिंपल सी बात है। अब मैं अगर किसी को सर्विस दूंगा, मैं किसी को दूसरे देश में अगर पढ़ाऊंगा, मैं अपनी सर्विस दूंगा तो वहां से पैसे आएंगे। पैसे आते हैं तो क्रेडिट पक्ष पे, जाते हैं तो डेबिट पक्ष पे। तो क्या ये बात ठीक लिखी हुई है? हाँ जी ये बात ठीक लिखी हुई है। और भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब एफडीआई हो रहा है भारत में, पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब दूसरे देश के लोग जब भारत के अंदर आकर निवेश करते हैं तो एफडीआई किसका घटक होता है? पूंजी खाते का। अगर दूसरे देश के लोग भारत में आके निवेश करते हैं तो क्रेडिट पक्ष में, भारत के लोग दूसरे देश में जाके निवेश करते हैं तो वो डेबिट पक्ष में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो क्या ये बात ठीक लिखी हुई है? हाँ जी ये बात भी ठीक लिखी हुई है। तो दोनों कथन क्या हैं? दोनों कथन जो हैं वो सत्य हैं। तो फोर्थ का जो आंसर है ये हो जाएगा आपका सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि शुद्ध निवेश एक स्टॉक अवधारणा है। शुद्ध निवेश एक स्टॉक अवधारणा है। क्या ये बात सही है? स्टॉक किस चीज को कहते हैं? स्टॉक कहते हैं जिसको हम समय के एक निश्चित बिंदु पे मेजर करते हैं। तो निवेश को समय के एक निश्चित बिंदु पे मेजर नहीं करते, ये प्रवाह होता है, प्रवाह। और पूंजी एक प्रवाह अवधारणा है। पूंजी का मतलब होता है कैपिटल, उसको समय के एक निश्चित बिंदु पे मेजर करते हैं तो भाई वो होता है स्टॉक। ये स्टॉक होता है, प्रवाह होता है, दोनों ही उल्टे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे दोनों ही कथन जो हैं वो गलत हैं। तो आपका जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका डी। इसी के साथ एक और क्वेश्चन भी आपको दे रखा है, जिसके अंदर आपको दे रखा है एक डायग्राम दे रखा है और यहाँ पे भी खाली है और यहाँ पे भी खाली है। ये जो है आपका आय के चक्रीय प्रवाह से क्वेश्चन पूछा गया है कि आय के चक्रीय प्रवाह की जो स्टेजेस होती है, पहले उत्पादन होता है, ठीक है, फिर आय होता है और फिर व्यय होता है। तो वो जो आय की 3 चरण होते हैं ना, तो यहाँ पे देखो जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डिस्पोजिशन फेज। यहाँ पे हमने हिंदी में पढ़ा है, ठीक है। पहले आय होती है, फिर उत्पादन होता है, फिर जो है व्यय होता है। तो पहले क्या होता है? उत्पादन, पहले नेशनल आउटपुट होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा स्वभाव, डिस्पोजिशन होता है फिर उसका, ठीक है, खपत करना, उस चीज को यूज करना, खर्च करना। तो हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में, इस वाले फिल इन द ब्लैंक्स में और इस वाले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? पहले आउटपुट, पहले उत्पादन होता है, फिर इनकम का जनरेशन होता है और फिर डिस्पोजिशन होता है उसका। स्वभाव का मतलब हो गया लाइक जो खर्चा करना, उपभोग करना, व्यय करना, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शनल वाले का वो क्या है? वो है आपका सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बट ये 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है जो कि 1 मार्क्स में आपको दे दिया गया है। सबसे पहले कह रहा है कि निवेश गुणक 4 है। निवेश गुणक कितना है? निवेश गुणक जो है वो आपका बोला है भाई 4 है। मैं यहाँ पे सबसे पहले के वाले फॉर्मूले से क्या कर रहा हूँ? मैं के वाले फॉर्मूले से सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ? मैं के वाले फॉर्मूले से सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे एमपीएस निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एमपीएस निकालना चाहूँ के वाले फॉर्मूले से तो मेरा एमपीएस कितना आएगा? मेरा एमपीएस जो है वो आएगा आपका 1/4 हो जाएगा ये, ठीक है, 1/4 हो जाएगा ये। 1 को डिवाइड कर देंगे
एक को जो है, एक को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो ये आएगा आपका 0.25। ठीक है, अगर MPS 0.25 है तो MPC कितना होगा, एक में से माइनस कर देंगे क्योंकि दोनों का जोड़ वो होता है, तो 0.75 जो है MPC होगा। मेरे पास MPC है, मैंने क्यों निकाला MPC, स्वायत्त उपभोग दे रखा है, C बार कितना दे रखा है 30, स्वायत्त उपभोग 30 है, MPC 75 है, तो कह रहा है उपभोग फलन बताओ, उपभोग फलन कितना होगा। तो C इज इक्वल टू C बार प्लस BY एंड C बार जो है 30 प्लस BY, B का मतलब MPC होता है 0.75 Y। तो देख लीजिए कौन सा वाला मैच कर रहा है, ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट मैच कर रहा है। तो 6th का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए। और इसके भी ऑप्शन में आपको जो है दे रखा है, कह रहा है अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि मतलब डेल्टा वाई उपभोग में वृद्धि के बराबर है उपभोग में वृद्धि के, तो सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS क्या होगा। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आप देखिए MPC का फॉर्मूला क्या होता है, MPC का फॉर्मूला होता है डेल्टा C और डेल्टा Y। कह रहा है दोनों बराबर है, मतलब दोनों बराबर का मतलब क्या है, अगर डेल्टा C की जगह में डेल्टा Y लिख सकता हूँ या डेल्टा Y की जगह में डेल्टा C लिख सकता हूँ। दोनों बराबर हैं इसका मतलब क्या है, दोनों बराबर हैं इसका मतलब है कि भाई MPC की वैल्यू 1 है, MPC की वैल्यू 1 है, मतलब जितनी भी एडिशनल इनकम जनरेट हो रही है वो सारी की सारी उपभोग में जा रही है, बचत नहीं हो रही। तो अगर MPC 1 है तो MPC 1 है तो MPS कितना होगा, आप खुद बताइए। अरे सिंपल सी बात है, दोनों का जोड़ 1 के बराबर होता है ना, MPC और MPS दोनों का जोड़ 1 के बराबर होता है। अगर यही 1 है तो इसका मतलब है ये 0 है। जब सारी एडिशनल इनकम उपभोग में जा रही है तो मतलब बचत हो ही नहीं रही, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर है ये हो जाएगा आपका डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट है ये कहता है कि भारत में पैसे की मतलब मुद्रा की पूर्ति बढ़ सकती है कैसे, अगर इनमें से कौन सा जो विकल्प है वो आपका सही है। कह रहा है अगर भारतीय रिजर्व बैंक प्रचलन में अधिक धन डालता है मुद्रा की पूर्ति कैसे बढ़ेगी, तो क्या ए ऑप्शन ठीक है, हाँ जी ए ऑप्शन जो है वो तो ठीक है। अगर आरबीआई जो है रनिंग में जो मुद्रा चल रही है उसमें अगर अधिक धन डाले तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी, ठीक है, नए करेंसी नोट वगैरह छाप कर मान लीजिए। दूसरा जो है कह रहा है कमर्शियल बैंक अपने क्रेडिट संचालन का विस्तार करते हैं, मतलब मुद्रा लोन मनी क्रिएशन करके मुद्रा की पूर्ति बढ़ाते हैं, क्या ये बात ठीक है, ये भी बात ठीक है जी। तीसरे और चौथे में लिखा हुआ है ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। तीसरे में लिखा हुआ है केंद्र सरकार द्वारा कर की दरें कम की जाती हैं, मतलब अगर सरकार टैक्स को घटा दे तो टैक्स घटने से क्या मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, टैक्स की दर अगर कम होगी, ठीक है, तो टैक्स की दर कम होने से क्या होता है, टैक्स की दर कम होने से अब आपकी आय बढ़ेगी, मतलब आपके पास आय हमारी औकात होती है हमारी परचेजिंग पावर, तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ेगी और हम पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा डिमांड जो है हम यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है। और चौथे में क्या लिखा हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है बैंक दर को क्या करता है, बैंक दर को अगर बढ़ा दे, तो अगर भाई बैंक दर अगर बढ़ती है तो उससे क्या होता है, बैंक रेट अगर इंक्रीज होती है, बैंक रेट अगर इंक्रीज होती है तो इससे तो मुद्रा की पूर्ति घटेगी, ठीक है, इससे तो बैंक दर अगर घटेगी तो भाई लोन वगैरह जो है बढ़ेगी, अगर तो लोन वगैरह महंगे हो जाते हैं तो यहाँ तो उल्टा घटेगी। चौथा तो यहाँ पे जो है आंसर नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे आपको जरा ध्यान से समझना है, जो यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है ना, ये मुद्रा की पूर्ति से तो रिलेटेड नहीं है, मुद्रा की पूर्ति पे इस पे ज़्यादा इफेक्ट जो है देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट एंड सेकंड, यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। लेकिन इस सारे ऑप्शन में कहीं पे भी फर्स्ट और सेकंड नहीं लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ फर्स्ट और सेकंड कहीं नहीं लिखा हुआ, मतलब इसका आंसर जो है ये दोनों नहीं है, केवल यही दोनों इसके आंसर हैं, लेकिन ऑप्शन में आपको 1 2 कहीं नहीं दे रखा, तो इसलिए
इसका जो इम्पैक्ट है डायरेक्टली मुद्रा की पूर्ति पे नहीं पड़ेगा, इनडायरेक्टली जो है कह सकते हो कि इनडायरेक्टली पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हो प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन में दिक्कत है। अभी जितने ऑप्शन दे रखे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ये तीनों ठीक है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर जो है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है ये होने वाला है। ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, बट इसमें जो ऑप्शन होना चाहिए था वो 1 और 2 होना चाहिए था। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के रिगार्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि मान लीजिए काल्पनिक अर्थव्यवस्था के अंदर निम्नलिखित आंकड़े दिए हुए हैं। 2010 में इतना निर्यात होता था, इतना आयात होता था। 2020 में इतना निर्यात होता था, इतना वो होता था। तो कह रहा है बताइए 2010 से 2020 तक की अवधि में कौन सा कथन जो है वो सही है। तो पहले तो मैं BOT निकाल लेता हूँ, व्यापार शेष। कैसे निकलता है? निर्यात में से आयात को माइनस करके। 280 में से 240 को जब मैं घटाऊंगा आंसर आएगा 40, और 580 में से जब मैं 460 को घटाऊंगा, निर्यात में से क्या करते हैं, निर्यात में से आयात को माइनस कर देते हैं। तो जब मैं इसको घटाऊंगा तो ये आएगा 120। मतलब पिछले 10 सालों में पहले हमारा व्यापार शेष 40 था और अब 120 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे व्यापार शेष के अंदर जो है सुधार हुई है, इम्प्रूवमेंट हुई है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे ध्यान से, यहाँ घाटा लिखा हुआ है, घाटा, कहीं आप इसको लगा दो वृद्धि, ये नहीं है, ये तो घाटा लिखा हुआ है। घाटा नहीं हो रहा, हमें तो फायदा हो रहा है। पहले 40 था, अब 120 हो गया, तो हमारे व्यापार शेष में क्या है, सुधार है। कहीं आप देखो कहीं ये क्यों नहीं हो रहा वृद्धि, यहाँ तो घाटा लिखा हुआ है। घाटा तब होता है जब आयात ज़्यादा हो जाते हैं और निर्यात कम हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके ऑप्शन वाले के रिगार्डिंग। एक और इसके अंदर आपको क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है नीचे काल्पनिक देश के लिए निम्नलिखित जानकारी जो है दे रखी है। एक चालू खाते के निर्यात, आयात ये सब दे रखे हैं, चालू हस्तांतरण शेष ये सब कुछ दे रखा है। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो है बताना है कि भाई यहाँ पे जो है चालू खाते पर शेष राशि, करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो कितना होगा। तो करंट अकाउंट जो है, देखिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, सारे निर्यातों को जोड़ दीजिए, ठीक है। शुद्ध चालू हस्तांतरण शेष, आपको क्या करना है, पहले इन सारे निर्यातों को जोड़ दीजिए, 170 आ जाएगा, ठीक है। और उसमें से इन सारे आयातों को भी माइनस कर दीजिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब आप करेंगे सॉल्व, कितना आएगा, माइनस का 10 आएगा, ठीक है। निर्यात में से आयात को मैंने माइनस कर दिया है, दोनों निर्यातों को जोड़ के सारे आयात माइनस कर दिए, और उसमें ये है चालू हस्तांतरण शेष, इसमें जोड़ दीजिए। माइनस के 10 में से प्लस का 15 जोड़ देंगे, आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा पॉजिटिव का 5 जो है इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पे आपको 5 दे रखा है। यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आपको 5 दे रखा है, ये रहा अधिशेष। घाटा नहीं हो रहा, फायदा हो रहा है, प्लस का आंसर आया है। मैंने क्या किया है इस क्वेश्चन के अंदर, आप जानते ही हैं चालू खाते के घटक होते हैं वस्तुओं का आयात निर्यात प्लस सेवाओं का आयात निर्यात, ठीक है। वस्तुओं का, सेवाओं का और एक पक्षीय हस्तांतरण, वन साइडेड की जो है एक पक्षीय, हम यहाँ लिख देते हैं एक पक्षीय। तो मैंने क्या करा, इसका निर्यात इसका आयात प्लस इसका निर्यात इसका आयात, और इसका डिजिट दे रखा था 15, इन तीनों को सॉल्व करके आंसर आएगा प्लस का 5। यही पूछा इस क्वेश्चन के अंदर कि करंट अकाउंट का चालू खाते का बैलेंस बताइए कि चालू खाते में कितने पैसे आएंगे। वस्तुओं का निर्यात माइनस वस्तुओं का आयात, दृश्य कहते हैं उसको, दृश्य। सेवाओं को अदृश्य कहते हैं, सेवाओं का निर्यात माइनस सेवाओं का आयात। इसे करेंगे, आ जाएगा क्वेश्चन। अब जरा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब आते हैं अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को किस तरीके से करते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट वाले नहीं है, यहाँ अभिकथन और कारण है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, कह रहा है यथार्थ निवेश जो है नियोजित निवेश का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि प्रत्याशित निवेश के वास्तविक स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे भाई। प्रत्याशित निवेश का मतलब होता है नियोजित निवेश, और यथार्थ निवेश का मतलब होता है वास्तविक निवेश। एक्चुअल में कितना निवेश किया गया वो होता है यथार्थ, और जितना प्लान करने की सोच रहे हैं वो होता है प्रत्याशित। तो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, यथार्थ में लिखा हुआ है नियोजित और प्रत्याशित में लिखा हुआ है वास्तविक।
तो जो अभिकथन दे रखा है, अभिकथन, वो क्या है, वो फॉल्स है, वो गलत है। आपको मैं बता दूं कि ये जो अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन होते हैं, अभिकथन और कारण वाले, इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ये स्टेटमेंट वाले की तरह सॉल्व नहीं होंगे यहाँ पे कि पहले इसको देखेंगे फिर इसको देखेंगे। यहाँ थोड़ी अलग ट्रिक लगती है। आपको अभिकथन और कारण वाले में क्या करना पड़ता है, पहले ये देखना पड़ता है कि क्या जो अभिकथन दिया गया है क्या वो सही है या वो गलत है। तो मैंने देखा तो यहाँ पे जो है गलत लिखा हुआ है। फिर कारण को देखते हैं, जैसे पहले दोनों स्टेटमेंट को चेक करते थे ना ऊपर अभी जैसे करा था, तो यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं, पहले दोनों स्टेटमेंट को चेक करते हैं। तो कह रहा है संतुलन स्तर पर प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश हमेशा बराबर होते हैं। क्या ये बात सही है? ये बात तो ठीक है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो एक स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है, दूसरी स्टेटमेंट सही लिखी हुई है। जो अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें बात केवल यहीं पे खत्म नहीं हो जाती कि ये गलत है और ये सही है। उसके बाद हमको ये देखना होता है कि ये जो यहाँ रीजन जो दे रखा है ना, ये जो रीजन है, जो अभिकथन में बात की गई थी, क्या वो बात इस रीजन की वजह से होती है या नहीं, ये स्टेप और देखना पड़ता है। लेकिन आपको इसके करने का तरीका बता दूं कि अगर आपका अभिकथन ही गलत हो गया, आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको जो यहाँ नीचे ऑप्शन दिए रहते हैं, इन तीन यहाँ जो ऑप्शन दिए रहते हैं, इन तीनों में देखिए क्या लिखा हुआ है, अभिकथन ठीक है, अभिकथन ठीक है, अभिकथन ठीक है। तीनों ही ऑप्शन में अभिकथन हमेशा सत्य ही लिखा रहता है। तो मेरा तो अभिकथन ही गलत हो गया भाई, मैंने पहली लाइन पढ़ी और मेरा अभिकथन ही गलत हो गया, तो मुझे ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ये सही है या गलत है। अबे पहला ही गलत हो गया, सीधा आंसर डी। क्यों? क्योंकि यही तो ऑप्शन है केवल एक इकलौता जहां पे अभिकथन गलत है। अब चाहे कारण सही हो गलत हो, वो उसकी सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है या नहीं दे रहा, भाड़ में जाए, मुझे क्या करना भाई। मेरे को पता है एक ही ऑप्शन है, अभिकथन गलत है, तो यही इसका आंसर होगा। कारण जो है वो ठीक ही होगा, मुझे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो दिमाग लगाइए, टाइम बचाइए। अभी हम आगे कोई और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें अभिकथन और कारण के ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। देखिए अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। बचत वक्र आय के शून्य स्तर पर ऊर्ध्वाधर अक्ष पर एक नकारात्मक अवरोधन बनाता है। मतलब ऐसा बनता है ना सेविंग कर्व, इस तरीके से ऐसे। तो क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? तो ये बात तो बिल्कुल ठीक लिखी हुई है भाई। अभी सिर्फ ये देखना है ठीक लिखी है या नहीं। ये वाले पोर्शन की बात कर रहा है, ये वाले पोर्शन की, ये वाला, तो ये तो ठीक लिखी हुई है। बचत फलन का तात्पर्य बचत और आय के बीच फलनात्मक संबंध से है। क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? ये भी बात जो है भाई ठीक लिखी हुई है। बचत फलन क्या बताता है? आय और बचत के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप को जो है शो करता है। अब यहाँ पे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों बातें यहाँ पे तो सही सिद्ध हो गई। तो ऐसी स्थिति में अब आप फंस जाओगे जब दोनों स्थिति। अब आपको एक स्टेप और करना है, आपको देखना है कि जो ये अभिकथन में बात की गई थी, क्या वो बात इस रीजन की वजह से होती है क्या कि आय और बचत के बीच में सीधा रिश्ता होता है। हाँ, इसी वजह से ही ये बात होती है कि पहले सेविंग जो है नेगेटिव होती है, फिर जीरो होता है, फिर पॉजिटिव होती है, तभी तो सेविंग कर्व इस तरीके का बनता है। सेविंग कर्व ऐसा क्यों बनता है? क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है आय और बचत के बीच में। तो यहाँ पे अभिकथन और कारण दोनों सही है। पहले आपको वो स्टेटमेंट चेक करनी है जहाँ अभिकथन और कारण दोनों ठीक लिखे हुए हैं, तो वो होती है पहली और दूसरी, जहाँ पे अभिकथन और कारण दोनों ठीक लिखे हैं। लेकिन उसके बाद एक डिफरेंस होता है, यहाँ पे लिखा रहता है कि जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है, और दूसरे में लिखा रहता है जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा। मतलब रीजन जो है कुछ और है उसका बी में, और ए में लिखा रहता है कि रीजन भी वही है। तो क्या ये जो रीजन है इसकी वजह से हो रहा है? हाँ जी। तो ए ऑप्शन जो है आपका जो है ए, यहाँ पे जो है, एक मिनट रुकेंगे, सही व्याख्या जो है नहीं कर रहा है। एक मिनट रुको। आपको यहाँ पे ये देखना है कि भाई क्या वो जो रीज़न है वो कि ये जो नेगेटिवली स्लोप्ड है, ये जो नेगेटिवली स्लोप्ड है, क्या ये इस वजह से बन रहा है कि आय के बीच में और बचत के बीच में कैसा रिश्ता है? फंक्शनल रिलेशनशिप को शो करता है। यहाँ पे किसका मीनिंग लिखा हुआ है? यहाँ बचत फलन का मीनिंग लिखा हुआ है, केवल बचत फलन का मीनिंग जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बचत फलन के मीनिंग का लिखा बिल्कुल ठीक है, अभिकथन भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, और अभिकथन भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, और कारण जो है वो भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। लिखे दोनों ठीक हैं, लेकिन
ये जो नेगेटिव, ये वाली जो इस पॉइंट की बात है, इस पॉइंट का इस रीजन से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि अबे अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि भाई ऐसा तब होता है, नेगेटिवली स्लोप डाउन तब होता है जब आपकी जो उपभोग है वो बचत से ज़्यादा होती है, ऐसा कुछ लिखा होता है यहाँ पे। जब उपभोग बचत से ज़्यादा होता है, जब उपभोग इनकम से ज़्यादा होती है तो ही तो बचत नेगेटिव होती है। अगर ये लिखा रहता कारण पे तो हम कहते कि रीजन जो है वो अभी कथन की सही व्याख्या कर रहा है, लेकिन अभी यहाँ तो सिर्फ बचत फलन का मीनिंग लिख दिया और कुछ नहीं। तो बचत फलन के मीनिंग का अभी कथन से कोई लेना देना नहीं है। बचत फलन के मीनिंग का उससे क्या लेना देना? अगर ऐसा लिखा होता कि भाई जब उपभोग ज्यादा होती है आय से तो कोई बात होती, तो भाई बचत फलन जो है वो नेगेटिवली वो होता है, स्लोप डाउन। तो ये यहाँ पे इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है, रीजन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है नहीं दे रहा है। बात दोनों ठीक है, अभी कथन भी ठीक है और कारण भी ठीक है, लेकिन रीजन उसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। जब भी दोनों सही होंगे तो आप फंस जाएंगे। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या अब रीजन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है या नहीं, मतलब रीजन जो है उस बारे में कुछ बता रहा है या नहीं जिस बात की अभी कथन में बात की गई है। अगर दोनों में से एक भी गलत होता है तो आपका काम आसान हो जाता है, दोनों ही अगर सही होंगे तो थोड़ा सा काम टफ हो जाएगा, गलती के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि भाई मान लीजिए एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था में दो फर्में हैं, एक फर्म है ए और एक फर्म है बी। दो फर्में हैं ए और बी, और कहता है फर्म ए ने फर्म बी को क्या करा, 2000 में माल बेचा। ए का वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है? ए का वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो 2000 का है, और 1000 में सामान खरीदा। किसने? ए ने 1000 का 2000 का बेचा और 1000 का खरीदा। तो अगर मैं इसका जीवीए निकालूं तो इसका जीवीए कितना आएगा? इसका जीवीए आएगा 1000। क्यों आएगा इसका जीवीए 1000? अबे दो बिक्री और माइनस इंटरमीडिएट, यही तो करूँगा और क्या करूँगा। जो बेचा वो बिक्री है और 1000 का खरीदा मतलब कच्चा माल, तो 2000 में से 1000 गए तो इसका जीवीए 1000 आ गया। ये इसका जीवीए आ गया ए का। बी की क्या कह रहा है? बी ने 25000 में माल का निर्यात किया। बी ने 25000 का क्या करा? 2500 का निर्यात करा, मतलब बेचा, और उसकी घरेलू बिक्री कितनी थी? 1500। तो आपको फॉर्मूला पता है, बिक्री अगर मुझे निकालनी है, अगर मुझे बिक्री निकालनी है तो डोमेस्टिक सेल और फॉरेन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो इसकी बिक्री कितनी आएगी? इसकी जो टोटल बिक्री आएगी, इसकी जो टोटल आपकी बिक्री आएगी ये आ जाएगी आपकी 4000। कितनी आ जाएगी आपकी? इसकी बिक्री कितनी आएगी? इसकी आएगी 4000। ठीक है, 4000 इसकी बिक्री आएगी। और आप जरा ध्यान से सुनिए, इसका इंटरमीडिएट क्या होगा? इसका मध्यवर्ती क्या होगा? इसका मध्यवर्ती वो होगा ना जो इसने फर्म ए ने फर्म बी को 2000 में माल बेचा। अगर ए ने बी को 2000 का माल बेचा है तो बी ने खरीदा होगा, बी के लिए वो मध्यवर्ती होगा। तो इसका जीवीए कितना आएगा? इसका जीवीए आएगा 2000 रुपये। दोनों के जीवीए मैंने निकाल लिए। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो जीडीपी आ जाएगी मेरा, जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। जीडीपी एट एमपी कितना आएगा? जीडीपी एट एमपी जो है वो आएगा मेरा 3000 रुपये मेरा जीडीपी एट एमपी आ गया। अब वो क्या कह रहा है? कह रहा है बाजार मूल्य पे शुद्ध घरेलू उत्पाद निकाल। भाई क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है एनडीपी एट एमपी निकालना है आपको। और मेरे पास क्या है? मेरे पास जीडीपी एट एमपी है। तो मैं क्या करूँगा? नेट का फॉर्मूला होता है ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन, बाकी सब ठीक है। तो यह आया था मेरा 3000, उसमें से डेप्रीसिएशन 200 दे रखा है, तो इसको माइनस कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2800 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने क्या किया है ज़रा ध्यान से समझ लीजिए। मैंने यहाँ पे क्या किया है, पहले दे रखा था ए ने बी को 2000 का माल बेचा, तो ए की बिक्री कितनी हो गई? 2000, और 1000 का खरीदा, तो वो उसके लिए मध्यवर्ती है। 2000 में से 1000 गए, 1000 इसका जीवीए आ गया, क्योंकि जीवीए का फॉर्मूला होता है उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती। अब उत्पाद के मूल्य में केवल बिक्री दे रखा है, स्टॉक में परिवर्तन नहीं दे रखा, तो वो 0 मान लेंगे और क्या। बी का कैसे निकाला? बी का दे रखा है 2500 का निर्यात करा और 1500 की डोमेस्टिक। तो बिक्री का फॉर्मूला होता है डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों को जोड़ दूंगा तो 4000 की तो इसकी बिक्री हो गई।
इसका भी स्टॉक में परिवर्तन नहीं दे रखा तो जीरो हो गया, उत्पाद का मूल्य आ गया 4000। इसका ये 2000 कहाँ से आया, ये 2000 इसका मध्यवर्ती। अबे ए ने बी को बेचा 2000 का, तो ए के लिए तो सेल है, बी के लिए तो खरीद है ना, तो वो 2000 का कच्चा माल जो बी ने खरीदा, जो ये दे रखा है सेल ए की जो सेल है वो बी के लिए रॉ मटेरियल है। तो 4 में से 2 गए 2000, दोनों को ऐड कर दिया, जीडीपी आ गया और उसके बाद फॉर्मूला लगा के कन्वर्ट कर दिया, 2800 आंसर आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। कह रहा है भाई स्पष्ट कीजिए कि एक फ्री मार्केट में विदेशी दर जो है किस तरीके से निर्धारित होती है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, आपको बस ये ध्यान रखना है जहाँ पर भी फॉरेन करेंसी की डिमांड, फॉरेन करेंसी की सप्लाई आपस में बराबर हो जाती है, वहीं पे जो है विनिमय दर का निर्धारण हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये हो गए 75 रुपये, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए आप $1। ठीक है, यहाँ पे आपको इसको एक्सप्लेनेशन करना है इस ग्राफ का कि विदेशी मुद्रा की मांग, विदेशी मुद्रा की पूर्ति, ये सब क्या होता है, डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप डाउन क्यों है, ये अपवर्ड क्यों है, ई बिंदु पे संतुलन बिंदु का निर्धारण क्यों हो रहा है। इस तरीके से इसको एक्सप्लेनेशन दे देंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन है विदेशी विनिमय से। उसके बाद कहता है भुगतान संतुलन में स्वायत्त और समायोजक लेन देनों के बीच अंतर बताइए। देखिए, स्वायत्त की बात करते हैं और समायोजक की अगर हम बात करते हैं तो स्वायत्त मदें कौन सी होती हैं, स्वायत्त मदें वो होती हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं, जबकि समायोजक वो होती हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती हैं। स्वायत्त मदें जो होती हैं वो चालू खाते से भी लिंक हो सकती हैं और वो जो है पूंजी खाते से भी लिंक हो सकती है, वो ट्रांजैक्शन कहीं का भी हो सकता है। लेकिन जो समायोजक मदें होती हैं वो केवल पूंजी खाते की ही होती हैं, वो ट्रांजैक्शन केवल पूंजी खाते का ही होता है, वो चालू खाते का नहीं होता। चालू खाते स्वायत्त की अगर हम बात करते हैं, स्वायत्त की, तो इसको रेखा से ऊपर की मदें कहते हैं और इसको रेखा से नीचे की मदें कहते हैं। ठीक है, 3 तो मैंने ऐसे ही लिख दिए। और चौथा आप ये लिख सकते हो कि स्वायत्त की वजह से बीओपी में क्या होता है, स्वायत्त की वजह से बीओपी में डेफिसिट या सरप्लस होता है। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में घाटा या सरप्लस करते हैं, लेकिन जो समायोजक होते हैं वो इसको संतुलन का काम करते हैं, संतुलन का। ये आप इसके अंदर लिख सकते हो। 3 नंबर का है, 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिया, अपनी श्रद्धा अनुसार जो आपको ठीक लगे वो आप लिख सकते हैं। अब वो कहता है क्वेश्चन नंबर 13 में, यदि कोई अर्थव्यवस्था अपनी आय को क्या करना चाहती है, अपनी आय को 2000 करोड़ रुपए से बढ़ाना चाहती है, मतलब डेल्टा बढ़ाने की बात चल रही है, वृद्धि की, कितना बढ़ाना चाहती है, 2000 करोड़ बढ़ाना की योजना बना रही है। और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी जो है वो कितना है, एमपीसी जो है वो भाई 75% दे रखा है, मतलब 0.75 ये हो जाएगा। ठीक है, एमपीएस भी मैं निकाल लेता हूँ, एमपीएस जो है 0.25 हो जाएगा। ठीक है, एक में से घटा दूंगा, के की भी मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ, 1 में एमपीएस वाला फॉर्मूला लगा के की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, कैसे निकाले मेरे सारी चीज़ें, के का फॉर्मूला लगा दिया, 1 में एमपीएस, तो ऐसे आ जाएगा ये क्या कहते हैं 1 में 0.25 दशमलव हटाएंगे 20, 25 चौक 100 होता है। सब कुछ आ गया। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, वृद्धि को प्राप्त करने के लिए निवेश में वृद्धि डेल्टा आई आपको निकालना है, डेल्टा आई। तो वेरी इजी, के का फॉर्मूला क्या होता है, के का जो फॉर्मूला होता है आपका ये होता है आपका डेल्टा वाई कितना दे रखा है 2000, और डेल्टा आई मुझे निकालना है, के की वैल्यू 4 थी, तो 4 इज इक्वल टू 2000 अपॉन में डेल्टा आई। तो आपको क्या करना है, डेल्टा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2000 अपॉन में 4, 4 पंजे 20, 500 करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी अगर मुझे अपनी आय में 2000 करोड़ की वृद्धि लेकर आनी है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि यहाँ पे देखेंगे, द इकोनॉमिक्स टाइम्स में 26 दिसंबर 2021 को प्रकाशित निम्नलिखित समाचारों के अनुसार आरबीआई ने क्या करा है, सेकेंडरी मार्केट में इतने करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों की, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बिक्री की है पिछले चार हफ्तों में अत्यधिक तरलता को क्या करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। तो हमें
यहाँ पे ये बताना है कि आरबीआई के इस प्रकार की कार्य योजना के संभावित कारण, आरबीआई ने ऐसा क्यों किया उसका रीजन हमें बताना है, और उसके परिणाम, उसके रिजल्ट जो है क्या क्या निकलेंगे, ये हमको जो है इसके अंदर बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सिंपल सी बात है, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को आरबीआई जो है वो बेच रहा है तो इसका रीज़न ये है कि मार्केट के अंदर क्या है, मार्केट के अंदर जो है ना मुद्रास्फीति की सिचुएशन जो है चल रही है, जिसकी वजह से आरबीआई प्रतिभूतियों को क्या कर रहा है, बेच रहा है, ताकि मनी जो है, मनी की सप्लाई जो है वो क्या हो जाए, मनी की सप्लाई जो है वो कम हो जाए, सर्कुलेशन से मनी जो है वो कम हो जाए। इस वजह से आरबीआई जो है ऐसा कर रहा है। और अगर मनी की सप्लाई कम हो गई तो कमर्शियल बैंक जो है, अब क्या है, कमर्शियल बैंक जो है वो लोन वगैरह जो है, ऋण वगैरह वो जो है अब कम दे पाएंगे, जिसकी वजह से साख जो है, ऋण जो है वो अब क्या होगा, वो अब जो है कम, अब साख जो ऋण है वो अब जो है कम क्रिएट हो पाएगा इकोनॉमी के अंदर। जब लोगों को लोन ही नहीं मिलेगा, तो लोगों को अगर लोन नहीं मिलेगा तो लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो भाई उपभोग कम होगा, और अगर उपभोग कम होगा तो भाई उपभोग कम होगा, बचत कम होगा, बचत कम होगी तो निवेश कम होगा, ठीक है। और इससे हम मुद्रास्फीति के प्रभाव को बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे ये बेसिकली अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आपसे कहाँ से पूछा गया है, तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली आपसे जो है ये कह सकते हो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ये जो हमने केंद्रीय बैंक के अंदर मुद्रा की पूर्ति और साख की पूर्ति को कैसे आरबीआई कंट्रोल में करता है, बेसिकली आपसे वहाँ से आपसे जो है क्वेश्चन को पूछा गया है। डायरेक्टली नहीं पूछा गया, इनडायरेक्टली, जिसका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा कि जी हाँ यहाँ पे जो है कैसे कैसे काम करता है ये, कि जब मनी की सप्लाई बढ़ती है तो क्या होता है, जब मनी की सप्लाई घटती है तो क्या होता है। तो आपको लिखना है कि भाई अगर उसने सरकारी प्रतिभूतियों को बेचा है तो इससे क्या होगा, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई ने ऐसा करा है, इससे अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की पूर्ति जो है घटेगी, और अगर मुद्रा की पूर्ति घटेगी तो कमर्शियल बैंक जो है उनकी साख देने की क्षमता कम हो जाएगी, और अगर साख देने की क्षमता कम हो जाएगी, लोगों को साख कम मिलेगा तो लोगों के पास पैसे कम होंगे, जिससे उपभोग घटेगा, उपभोग घटेगा, निवेश घटेगा, निवेश घटेगा, तो भाई इससे अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की पूर्ति को बहुत ही आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। ये सारी बातें आपको एक क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर जो है लिख कर आनी है। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप 4 नंबर का लिख कर आएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में आपसे जो है पूछा गया है कि निम्नलिखित टैक्स को हमें ध्यान से पढ़ना और सेंट्रल बैंक के कार्य बताने के कौन से काम की जो है, कौन से काम की यहाँ पे जो है बात की गई है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे जो है कह रहा है, हाल ही में आरबीआई ने कमर्शियल बैंकों के खिलाफ पर्यवेक्षी, मतलब होता है सुपरवाइजर, एक मूल्यांकन किया जिसमें कमर्शियल बैंक के ऊपर सख्ती से जो है कई सारे रूल रेगुलेशन, दंड वगैरह जो है लगाए गए। सेंट्रल बैंक के अनुसार निरीक्षण में गैर अनुपालन के साथ साथ अलग अलग का जो है कई चीज़ों का पता चला, एटीएम कार्ड की धोखाधड़ी, ये सब चीज़ों के बारे में पता चला। यहाँ एक पैराग्राफ दे रखा है और हमें यहाँ पे बताना है कि भाई यहाँ पे किस चीज़ की बात जो है यहाँ पे चल रही है, केंद्रीय बैंक के कौन कौन से फंक्शंस की यहाँ पे जो है बात चल रही है। तो अगर आपको आरबीआई के फंक्शन पता हैं तो आपको पता होगा कि आरबीआई जो है सभी कमर्शियल बैंकों के लिए एज अ सुपरवाइजरी, एज अ पर्यवेक्षी काम करता है। भाई सिंपल सी बात है, सुपर, एक ये वर्ड है सुपरविजन। सुपरविजन, सुपर का मतलब होता है ऊपर और विजन का मतलब होता है देखना, तो ऊपर से देखना। अब ऊपर से किसको देखना, ऊपर से लड़की को नहीं देखना, ऊपर से जो है आरबीआई कमर्शियल बैंक को देखता है कि क्या कर रहा है, ऑडिटिंग वगैरह का जो है सारा का सारा काम करता है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। तो ये जो सब काम है, जब आरबीआई ने ऑडिटिंग वगैरह की मूल्यांकन किया तो ये पता चला कमर्शियल बैंक तो ये काम कर रहा है, गलत कर रहा है। तो ये कौन सा काम होता है कमर्शियल बैंक का, सुपरवाइजरी, पर्यवेक्षी। सुपरवाइजरी काम होता है, पर्यवेक्षी कार्य।
उसको आपको जो है एक्सप्लेन करना है। पहले ऐसे क्वेश्चन सीधा एग्जाम में पूछा जाता था कि केंद्रीय बैंक के इस कार्य को पहचानिए, केंद्रीय बैंक के ये कार्य बताइए, लेकिन अब जो है आपसे सीधा नहीं पूछा गया है, उसमें भी आपको घुमा दिया केंद्रीय बैंक के कार्य। लेकिन केंद्रीय बैंक के कार्य एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है, तो इसको प्लीज़ आप करके जाइएगा। उसके बाद बात आती है इसी के और में एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है। ये भाई ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी आ रहा है एग्जाम में, रिपीटेड है। कह रहा है आरक्षित अनुपात और साख के सर्जन के बीच में जो है विपरीत संबंध होता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं या आप इस बात से सहमत नहीं हैं? मनी मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला होता है 1 में रिजर्व रेशो है, ठीक है, LRR भी कह सकते हो। क्या ये बात ठीक है या ये बात गलत है कि अगर क्या इन दोनों के बीच में उल्टा रिश्ता है या नहीं है? तो सिंपल सी बात है, आपको कह रहा है उपरोक्त उदाहरण की सहायता से बताइए। या तो कमर्शियल बैंक मनी क्रिएशन किस तरीके से करते हैं, या तो वो क्वेश्चन आता है या ये क्वेश्चन आता है। आपको यहाँ अपनी मर्जी से अब एक बारी 10% ले लो, LRR 10% ले लो। 10% का मतलब कितना होता है? 10% का मतलब होता है 0.1। आंसर कितना आएगा मनी मल्टीप्लायर का? आंसर आएगा 10। अब जो है एक बारी 20 ले लो, 20 का मतलब कितना हो गया? 0.2, ठीक है, 0.2 हो गया। अब आंसर कितना आएगा? अब आंसर आएगा आपका 5। तो देखिए क्या हुआ, जब LRR 10% मैंने ली, 10%, तो मनी मल्टीप्लायर का आंसर कितना आ रहा है? मनी मल्टीप्लायर का आंसर 10 आ रहा है। और जब LRR मैंने 20% कर दी, बढ़ा दी, तो मनी मल्टीप्लायर का आंसर 5 आ रहा है। व्हेन LRR इंक्रीज मनी मल्टीप्लायर डिक्रीज। तो इसको आपको टेबल में बना के आना चाहते हो टेबल में बना दीजिए, या ऐसे ही नॉर्मल सीधा एग्जांपल लेके दिखाना चाहते हो ऐसे लिखा दीजिए कि भाई जब मैंने LRR 10% लिया तो मनी मल्टीप्लायर का आंसर इतना आ रहा है, और जब इतना लिया तो इतना आ रहा है। बढ़ा के भी दिखा सकते हो, घटा के भी, अपनी मर्जी से जो मन करे। उसने बोला अपने वो एक संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से कुछ भी बता दीजिए। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है पहले ये वाला देख लेते हैं। कह रहा है व्यय विधि, अगर मैं रास्ता निकाल रहा हूँ व्यय विधि से, तो सावधानियां बताइए क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। ये तो सीधा हलवा क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझे व्यय विधि से क्या क्या सावधानी, भाई अंतिम व्यय को लेना चाहिए, मध्यवर्ती व्यय को जो है नहीं लेना चाहिए, पुरानी वस्तुओं की खरीद पे जो भी पैसे खर्च होते हैं उसको नहीं लेना चाहिए, नई वस्तुओं का लेना चाहिए, शेयर वगैरह की खरीद पे जो पैसे खर्च होते हैं उसको नहीं देना चाहिए, मशीन वगैरह की खरीद पे किसी व्यापारी को कोई कमीशन वगैरह दी जाती है उसको ऐड किया जाता है। ये सब चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हैं, 2 लिखने के लिए बोली है, ठीक है, 2-3 लिख दीजिएगा, मैं तो इतनी सारी बता दी। अब है GDP डिफ्लेटर क्या होता है और उसका महत्व भी आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। डिफ्लेटर क्या होता है पहले तो आपको ये लिखना है। आप यहाँ पे लिखेंगे जी GDP डिफ्लेटर जो है ना वो रियल GDP और नॉमिनल GDP इसका अनुपात होता है। एक लाइन में तो ये लिख देंगे सबसे पहले, रियल GDP और नॉमिनल GDP का मतलब नॉमिनल और रियल ऐसे लिखते हैं ना, नॉमिनल GDP और रियल GDP इंटू में 100 इसका अनुपात होता है। पहले तो अर्थ में ये लिख देंगे, लेकिन उसने बोला है इसका महत्व भी बताइए, इसकी इंपॉर्टेंस, कि इसकी इंपॉर्टेंस जो है क्या होती है, ठीक है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले तो कि भाई इसका महत्व, ध्यान से सुन लीजिए, इसके महत्व के अंदर क्या लिखेंगे। क्या आप GDP डिफ्लेटर जो है ना, GDP डिफ्लेटर जो है अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर की तुलना में मदद करता है। सबसे पहला क्या बोला मैंने, GDP डिफ्लेटर जो है वो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को तुलना करने में मदद करता है। सबसे पहला 3 नंबर का है, 2 महत्व लिखने पड़ेंगे और 1 का तो मीनिंग हो गया। मीनिंग में आप क्या लिखोगे, मीनिंग में आप लिखोगे ये मौद्रिक GDP और वास्तविक GDP का अनुपात है, ठीक है। एक नंबर ये हो गया, महत्व और फॉर्मूला भी लिख देंगे साथ के साथ, ठीक है। ऐसे मौद्रिक अपॉन में वास्तविक इंटू में 100 हो गया आपका। दूसरे महत्व में 2 महत्व लिखने पड़ेंगे। तो पहला आप लिखेंगे ये अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को तुलना करने में जो है हेल्प करता है, ठीक है। और दूसरा आप ये लिखेंगे कि ये जो है कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे, आपको ये लिखना है कि ये कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वास्तविक GDP पे उसका किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ रहा है, वास्तविक GDP पे उसके प्रभावों की व्याख्या करता है, या कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप उसका GDP पे प्रभाव की व्याख्या करता है। ये आप जो है इसके अंदर दूसरा महत्व लिख के आ सकते हैं। पहले केवल मीनिंग पूछा जाता था, लेकिन इस बार इसका महत्व भी पूछ लिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। अब हम बात करते हैं
17वें क्वेश्चन के रिगार्डिंग। 17वें क्वेश्चन में आपको ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। पहले मैं ये वाले सारे बता रहा हूँ, उसके बाद हम इसकी बात करते हैं। संसाधनों का आवंटन, देखो ये तो मैं आप बुक से सीधा सीधा कर सकते हैं, कोई सीधे सीधे। संसाधनों का आवंटन सरकारी बजट का क्वेश्चन है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। ये आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या होता है ये आपने उद्देश्य में पढ़ रखा होगा। राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्तियां, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, सीधा उदाहरण सहित बताना है। वो प्राप्तियां जो कि ना तो लाइबिलिटी क्रिएट करती और ना ही एसिड को रिड्यूस करती, वो क्या होती है, राजस्व। और जो प्राप्तियां लाइबिलिटी क्रिएट कर दे या एसिड को रिड्यूस कर दे, वो होती हैं आपकी पूंजीगत। और एक एक उदाहरण लिख देंगे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ये तो हलवा क्वेश्चन है। डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जिसका भार शिफ्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट वो होते हैं जिसका भार शिफ्ट हो सकता है। इसका एग्जाम्पल इनकम टैक्स, इसका एग्जाम्पल क्या कहते हैं, जीएसटी लिख देंगे। और प्रत्यक्ष में लिख देंगे क्या कहते हैं, इसको हमें, इनका भुगतान हमें तुरंत नहीं करना पड़ता, इनका भुगतान हमें तुरंत करना पड़ता है, ये लिख देंगे। ये आय पे और इनकम और वेल्थ पे लगता है, ये गुड्स और सर्विसेज पे लिखता है, ऐसे लिख देंगे। तो इजी क्वेश्चन है ये तीनों, ये तो सीधा सीधा पूछे गए हैं, कल्याण हो जाएगा आपका सीधा सीधा। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये ए वाले पार्ट में यहाँ पे आपको एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट दे रखा है, प्राइमरी डेफिसिट दे रखा है, ठीक है। अप्रैल से नवंबर तक का ये 19, ये वाला जो है ये 2019 का है, ये वाला 2020 का है और ये वाला 2021 का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फिस्कल डेफिसिट दे रखा है, राजकोषीय घाटा, और ये प्राइमरी घाटा दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है परसेंटेज दे रखी है, कितना कितना परसेंट है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट एज पर परसेंटेज ऑफ बजट एक्सपेंडिचर, मतलब सरकार जितना उधार लेती है उसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, ठीक है। सरकार जितना उधार लेती है उसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट। तो यहाँ पे आपको जो है पहले 114% था, 135% हो गया और फिर 46% हो गया 2019 का, 2020 का, 2021 का, ये यहाँ पे आपको जो है दे रखा है, ठीक है। ये 2019 का है, ये 2020 का है और ये 2021 का है। तो इस डेटा के आधार पे हमें क्या करना है, इस डेटा के आधार पे हमें जो है इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा, इस ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से अटेंड करते हैं। यहाँ ये जो डेटा दिया गया है ना, आपकी एक्सप्लेनेशन के अंदर वो डेटा आना चाहिए। कुछ नहीं करना आपको बस ये लिखना है कि भाई 2019 में जो राजकोषीय घाटा था वो 8.3 था, लेकिन 2020 में जो है वो 10.8 हो गया और फिर उसके बाद जो है 2021 में आके वो गिर गया, कितना हो गया, ये हो गया आपका 7। ये जो डिजिट्स हैं ये लाख में दे रखे हैं, लाख में और करोड़्स में, ठीक है। तो पहले इतना करोड़ था, अब इतना करोड़ हो गया, अब इतना हो गया, ऐसे एक्सप्लेनेशन थी। 2019 में राजकोषीय घाटा 8.1 करोड़ था, अब जो है 2020 में वो बढ़कर 10.8 करोड़ हो गया और फिर 2021 में आके वो घट गया। ये आंकड़े आपकी एक्सप्लेनेशन में आने चाहिए। प्राथमिक घाटे की बात करें तो 2019 में जो है वो इतना था, 2020 में बढ़ के इतना हो गया, लेकिन 2021 में वो आके घट गया। और फिर ऐसी प्रतिशत में भी एक्सप्लेनेशन दे देंगे। प्रतिशत पहले 2019 की अगर हम बात करें अप्रैल से नवंबर की, तो फिस्कल राजकोषीय घाटा जो है वो जो है 114% था, 2020 में बढ़कर 135% हो गया और फिर 2021 में आके घट गया 46%। तो आपका जो एक्सप्लेनेशन है उसमें ये वाला आंकड़े आने चाहिए, ये आंकड़े आने चाहिए। ये आपके लिए, ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना बेटा, ये 3 नंबर का, ये आपके लिए फ्री के नंबर होते हैं, फ्री के। क्योंकि कुछ नहीं करना, बस इस आंकड़े की जिसके बारे में ये जो बात की गई है, बस आपको इसको एक्सप्लेन करना है बस, कि भाई राजकोषीय घाटा 2019 में इतना था, 2020 में बढ़ के इतना हो गया, 2021 में घट गया। प्राथमिक घाटा पहले इतना था, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, हो गई एक्सप्लेनेशन। एक पॉइंट लिख देंगे। पहले ये 114% था, फिर ये 135 हो गया, फिर घट गया, 3-4 पॉइंट ऐसे लिख दिए, बस आपके 3 नंबर पक्के हो गए। तो इन वाले क्वेश्चनों से आपको डरना नहीं है, ये तो आपके नंबर बढ़ाएंगे, ये तो फ्री के नंबर है। आप इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सप्लेनेशन जो देनी है उसमें आपने ये जो आंकड़े, ये जो डेटा दिया गया है, आपकी एक्सप्लेनेशन में वो आना चाहिए। बस ऐसा नहीं कुछ भी लिखेंगे, ये आना चाहिए डेटा। आप जैसे भी एक्सप्लेनेशन देंगे, जो भी डेटा आपको यहाँ पे लिखेंगे, आपको उसके 3 के 3 नंबर मिलेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। यहाँ पे आपका कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा। इसका बी पार्ट सीधा क्वेश्चन है सरकार की बजट का, वहाँ से आप देख सकते हैं, और ये दोनों मैंने आपको बताई दिए कि क्या होता है। तो ये आपका जो है
ये आपका जो है समष्टि अर्थशास्त्र ये आपका पूरा हो चुका है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाएंगे। अभी मैंने आपका समष्टि पूरा का पूरा करा दिया है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा पेपर को। कहाँ से डाउनलोड करना है, वीडियो है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।